सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि नागद्वारी यात्रा जो है वो साल में एक बार होती है। काफ़ी लोग जो है वो पूछते हैं कि पैदल यात्रा में कौन कौन से पड़ाव हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो भैया हमको बताएंगे कहाँ कहाँ आप लोग दर्शन कर सकते हो। सबसे पहले तो ऐसा सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जैसी मोरखा है, मोरखा में बेलगंगा नदी है, उस नदी की आंग नहाए बगैर आदमी पवित्र होता नहीं, ये पुरातन में बोला गया है। उसके बाद में धनगौरी बाबा, जो धनगौरी बाबा की पूजा करके कड़ाई करके उनका सिंदूर जब तक का बदन को लगता नहीं तब तक का भगत बनता नहीं, नागद्वार एक्टर का तब तक का भगत बनता नहीं। तो इसलिए क्या करता है कि बेलगंगा धनगौरी, उसके बाद में मोतन से डोमन से, उसके बाद में मच्छरनाथ की जी के दर्शन होते हैं, गोरखनाथ, उसके बाद में गोरखनाथ जी होते हैं। फिर चौसर जोगने बाजू में है, शिवभी कुंड है और नारायण देव है। नारायण देव नदी के अंदर है, वहाँ पे पानी अगर खतरा है तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर ऊपर से पानी कम रहेगा तो ऊपर से अपन दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नागठाना। नागठाना से एक रास्ता जाता है चौरिया और एक जाता है नागद्वारी। उसके बाद में बिछुआ करके गांव पड़ता है, तो वहाँ हनुमान जी का दर्शन करके आगे में ओवी सोवी नदी बोलते हैं। जो पहले के जमाने में ऐसा सोचा जाता था कि ये जो लेडीज होकर जाती थी तो वहाँ पे जो सोड़ी नहीं होती थी, उस नदी में पाँव रखने से सोड़ी होती थी। 5 दिन तक का नदी किनारे में रह के वहाँ तक का जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, ताकि नागद्वार की यात्रा अपवित्र न हो। उसके बाद में राम तीर्थ करके और एक नदी लगती है। उसके बाद में कालिया नग लगता है, चौसर घाघरी लगती है, जहाँ पे मुझे मियाँ बीवी पर एक्चुअली का पति पत्नी वो साथ में गांठ जोड़े के साथ में वहाँ आंग नाते थे। उसके बाद में आते थे जम्मूदीप बाबा। जम्मूदीप बाबा में ऐसे कि जम्मूदीप नगर ऐसी थे कि वहाँ पे एक मेला डट जाता था, वहाँ पे कड़ाई होती थी, वहाँ पे सारा वहाँ का मुखिया जो है वहाँ से यात्रा को प्रदान देते थे। प्रदान देने के बाद में वहाँ से यात्रा स्टार्ट होती थी। और जम्मूदीप नगर ऐसा है कि वहाँ मुक्काम की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे बड़ा गाँव है। गाँव रहने के बाद में सारी जितने भी पब्लिक उनकी व्यवस्था होती है, गाँव वाले कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद में लगती माया लेकी करके नदी लगती। माया लेकी का नदी का महत्व अलग है कि वो जब अगर वो ऐसा कि हम भी देखे वहाँ पे कि अपन जैसे पिता और लड़का साथ में नदी क्रॉस नहीं कर सकती, माँ और बेटी ये नदी क्रॉस नहीं कर सकती। जब उसके खटखड़ा इतनी रहती कि ये दोनों के हाथ छोड़ देती है। वहाँ का महत्व हम लोग आज 40 साल रुपये में से यात्रा कर रहा हूँ, तो मुझे उसका वहाँ का अनुभव मिला चुका है मेरे। तो उसके बाद में खापरी माता करके एक बहुत बड़ा खापरी गढ़ आता है, वहाँ पे खापरी माता का दर्शन किया जाता है। वो खापरी माता में ऐसे कि पसीना बहुत आता है, गढ़ बड़ा है, तो खापरी माता का नाम लेके गढ़ चढ़ा जाता है। उसके बाद में आते श्रावण बाढ़। श्रावण बाढ़ के बाद में आते हैं अपने गणपति बापा, जो अपनी काजड़ी में अपन आ जाते हैं। काजड़ी के बाद में पद्मशीष मारा जाते हैं। पद्मशीष का मुख्य दर्शन करके ही बाकी सब यात्रा चालू होती है। तो पश्चिम द्वार, उसके बाद में आता पश्चिम द्वार, जहाँ पे वासुकी शंकर जी पार्वती का एकांतवास है। वासुकी भगवान वहाँ पे तपस्या कर चुकी है, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे तीनों लोग का नाम लिया जाता है। पश्चिम द्वार सबसे नागद्वार में सबसे श्रेष्ठ स्थान है, यहाँ पे शंकर जी पार्वती का एकांतवास और वासुकी भगवान की तपस्या का स्थान है। इसलिए पूरे इसमें मंडल में इस पश्चिम नाग का सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद में जोड़ी वाले बाबा बोलते हैं। जोड़ी वाले बाबा का ऐसा है कि जोड़ी वाले दो नाग, वहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक स्वर्गद्वार, लहूद्वार, अगनद्वार, चिंतान बाबा, नागिनी पद्मिनी, शंकिनी डंकिनी, गंगावन शेष, राजगिरी, दादाजी धुनी वाले, गुलाल शेष, हल्दू शेष, चंदन शेष, भद्रू शेष, निम्बा माता आती है, वड़ माता आती है, गायत्री माता आती है, चित्रशाला आती है, भैरवनाथ है। चित्रशाला के पीछे भैरवनाथ है। भैरवनाथ के पीछे दुधाड़ा तालाब है, जहाँ पे बहुत पानी, पवित्र पानी है, वहाँ पे आंगना है। उसके बाद में गंगा, गुप्ता गंगा है। गुप्ता गंगा करने के बाद में बहुत से लोग जिसको जाना है तो नदी क्रॉस करके भजगिरी आ जाती है। लेकिन बहुत से ऐसी इच्छाधारी है कि वो नंदीगढ़ चढ़ते हैं। और नंदीगढ़ चढ़ने के बाद में मेरी तो कहानी ऐसी है कि बाकी ये पहाड़ चढ़ने से अच्छा अगर नंदीगढ़ चढ़ते तो नंदी बाबा उनको पूरा सफलता देता है। और नंदी के पीछे से रास्ता है भजगिरी आने का। तो भजगिरी आने के बाद में फिर आते हैं अपन पचमढ़ी में। पचमढ़ी में आने के बाद थकान निकालने के जटाशंकर जाते हैं। फिर हिवर आते हैं। उसके बाद हिवर आने के बाद में हिवर की पूजा करती है, गुप्त महादेव है। उसके बाद में चौरा बाबा है और नीचे तो बुरा भगत है। और उसके बाद में अगर जंगल, फॉरेस्ट अगर जंगल से गए तो 12.5 ज्योतिर्लिंग है। जो 12.5 ज्योतिर्लिंग पांडव कालीन है। पांडवों ने वहाँ पे तपस्या किए थे। पांडवों ने 12.5 ज्योति की स्थापना किए थे। वो बहुत नेचुरली है, आयुर्वेदिक जंगल है वहाँ पे। लेकिन जाना है तो किसी गाइड के साथ में जाना है। तो ये यात्रा का महत्व है। अच्छा, ये सारे पड़ाव पूरे करने के लिए तकरीबन कितने दिन लगेंगे? कम से कम इसमें 7 से 8 दिन लगते हैं। अगर इधर पैदल अगर पूरी यात्रा करना है, कम से कम 8 दिन की पैदल की यात्रा है। पैदल की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? पैदल की यात्रा तो मोरखा से होती है, जहाँ पे बेलगंगा धनगौरी होता है, वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन साधन रहने की वजह से दमुआ लोग गाड़ी से आ जाते हैं। फिर दमुआ से टोटल पैदल यात्रा चालू होती है। तो नाग पूरे कहानी में ऐसा भी है कि पहले रान
वन उसके बाद में पहाडी. तो मराठीमध्ये म्हणते ना की कसं आहे, हिंडा रानो राणी आणि यावे नागद्वारी. पंढरपूरची यात्रा अशी आहे, हिंडावे दारोदारी आणि करावे पंढरीची वारी. हे 2 वाऱ्या अशा आहे की ह्या दोन्ही वाऱ्यामध्ये बिना कष्टाच्या वाऱ्या नाही आहे. पंढरपूरची या वारीमध्ये पण तुम्हाला पायदळ जाऊन दारोदारी जाऊनच तुम्ही पंढरपुरी जाता. आणि नागद्वारची वारी जी आहे, हिंडा रानो राणी आणि यावे नागद्वारी. ते हा नागद्वाराचं महत्व आहे. अच्छा, अपने मंडल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पश्चिम द्वार में मतलब किस तरह की व्यवस्था, अगर कोई भक्त आता है तो क्या क्या हमें मिलेगा यहाँ पर? नहीं तो हमारे यहाँ पे ऐसा कि जो भी भगत आता है, जो हमारे यहाँ पे कम से कम 70 से 80 लोग, गिरी छोटी है, 70 से 80 लोगों की रहने की व्यवस्था करते हैं. सारे लोगों को हम लोग रात का जो भी हमारे पास में जो भी बनता है, भक्तों की चॉइस से भी खाना बनता है, तो हमको भक्तों को खाना खिला के सुकांत उनको व्यवस्था करके सोने की व्यवस्था करके उनको सुलाते हैं. अच्छा, ये जो मतलब व्यवस्था होती है ये कितने दिनों पहले से शुरू होती है, कब से शुरू करते ये हैं? तो यात्रा के 5 दिन पहले से हमारा, जैसे पचमढ़ी वाले जैसे अगर या फॉरेस्ट वाले जो परमिशन देते हैं, उस पहले ही एंट्री में हम लोग हमारा सामान आना चालू हो जाता. उसके बाद में जंगल में तो कोई नहीं रहता, यात्री को भी नहीं रहता. लेकिन हम लोग को 4 दिन तक का फॉरेस्ट में अकेले रह के सारे भक्तों की राहत देखने के लिए और उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ रुकना पड़ता है. अच्छा, और ये सब मतलब आपके मंडल के कितने लोग इस सुविधा के लिए मतलब लगे रहते हैं? कितने लोग हैं, कितने लोगों का मंडल है? हम तो मंडल में तो अभी खास करके तो 4, 5, 6 लोग ऐसी है कि हमारी ताई है और छोटी ताई, बड़ी ताई है, छोटी ताई है और भाऊ है. तो हम लोग ये 5 से 6 लोग मिनिमम, सिर्फ 5 से 6 लोग स्टार्टिंग में हम लोग हमारा कार्यक्रम चालू करते हैं. अच्छा, इसमें कोरकू का कितना महत्वपूर्ण योगदान है? कोरकू का महत्व तो ऐसा है कि कोरकू सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि हमारा काजड़ी तक का कैसा भी जिससे सामान आ जाता है, उसके बाद में बिना कोरकू से हम लोग सामान नहीं ला सकते. तो ये सब सारा योगदान तो यहाँ के कोरकू का है, क्योंकि हम तो हमारे पेट पे कितना लाएंगे, इतने लोगों को खिलाना है, तो कोरकू का योगदान लगता ही है. अच्छा, लोग बोलते हैं कि पहाड़ी में पानी नहीं है, पानी नहीं है. क्या पश्चिम द्वार में हमेशा पानी रहता है? देखो, मैं तो मेरे अनुभव के हिसाब से तो मेरे को कभी कभी तो पदम से मेरे को रिटर्न भेजा गया. हाँ. लेकिन मैं नहीं गया. मुझे एक मालूम है कि पानी कहीं भी नहीं हो. पहाड़ी में पश्चिम द्वार ऐसा स्थान है कि वहाँ पे अगर छोटी भी धार मिली तो पानी पीने के लिए शुद्ध पानी मिल जाता है. यहाँ पे गंदगी बहुत कम होती है. यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ पे वो जो टॉयलेट वगैरह जो है, तो वहाँ पे हमारे तो टॉयलेट है, लेकिन यहाँ पे कोई गंदगी होती नहीं. यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी सुविधा है एक यहाँ पे, और दूसरी चिंतामणि में 2 चीज़ें ऐसी है कि अगर 2 जगह पानी मिल गया तो सूखे में भी यात्रा होती है. वैशाख महीने में भी यात्रा करने वाले पश्चिम द्वार के भरोसे आते थे, काजड़ी के भरोसे. पहला स्थान है काजड़ी, दूसरा है पश्चिम द्वार, तीसरा है चिंतामणि. ये 3 जगह ऐसी है कि यहाँ सदैव 12 ही महीने पानी मिलता है.